और इस वक्त प्रयागराज से बड़ी खबर हमें मिल रही है। प्रयागराज में ट्रेनी विमान गिर गया है। तालाब में ये ट्रेनी एयरक्राफ्ट गिरा है। एयरफोर्स का एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है। पिपिस्ट्रल का वायरस SW-80 गरुड़ नाम दिया है एयरफोर्स ने। तो इसकी टेल में एक बैलिस्टिक पैराशूट होता है जो बेसिक इंटरमीडिएट और Yes. एडवांस लेवल के एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनकी क्या पाइपलाइन होती है। जो फाइटर एयरक्राफ्ट हम लोग यूज करते हैं, तो वो बिल्कुल F1 कार की तरह है। अगर हमें ड्राइविंग नहीं आती है तो क्या हम पहले दिन F1 कार में बैठ सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। दिक्कत ये आई कि आपके पास अगर प्रॉपर एयरक्राफ्ट है ही नहीं ट्रेन करने के लिए, तो आपको सीधे जेट ट्रेनर्स में बिठाना पड़ रहा है। तो इन सारी चीजों के लिए प्रॉपर एयरक्राफ्ट पसंद किए जाते हैं ट्रेनिंग फेज में। अगर एयरक्राफ्ट ऐसे घूमते हुए नीचे गिर रहा है तो उस स्पिन से एयरक्राफ्ट बाहर निकल सकता है या नहीं। अगर आप ये सिरदर्द उठाना चाहते हो कि हम HAL में बनाएंगे या हम प्राइवेट कहीं भी, तब आपको थोड़ा आगे के बारे में सोचना चाहिए। फ्लाइंग ऑफिसर बन जाते हैं एयरफोर्स में। उसके बाद में फिर आपकी एडवांस ट्रेनिंग शुरू होती है। जब आप एडवांस जो ट्रेनिंग आपकी आप पूरी कर लेते हो, तब आप जाते हो स्क्वाड्रन में। अगर आप किसी नए ड्राइवर को कार चलाना सिखाते हैं तो आप पहले दिन उन्हें हाईवे पर तो नहीं भेज देंगे। आप उन्हें पहले ओपन स्पेस में सिखाएंगे, क्लच, गियर, ब्रेक, एक्सीलरेटर, सारी चीज़ों की समझ होगी, उसके बाद ही हाईवे पर भेजा जाएगा। यानी उन्हें पहले थोड़ा ट्रेन किया जाएगा। ठीक उसी तरह इंडियन एयरफोर्स में भी सबसे पहले किसी भी अफसर को रफाल या फिर कोई एडवांस्ड सुपरसोनिक फाइटर जेट पर नहीं बिठा दिया जाता। उन्हें इससे पहले ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिसके बाद उन्हें रफाल जैसे एडवांस सिस्टम पर बिठाया जाता है। हाल ही में एक इंसिडेंट भी रिपोर्ट हुआ जहां पर प्रयागराज में एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है वो उसकी फोर्स लैंडिंग हुई और एक तालाब में वो क्रैश हो गया। पायलट्स को रेस्क्यू कर लिया गया। क्या होते हैं ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स, इनकी जो बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस जो होती है ट्रेनिंग, वो क्या होती है, कौन कौन से जहाज़ों का इस्तेमाल होता है, आज के फौजी के एपिसोड में इसी के बारे में बैठ के चर्चा करेंगे। हेलो, मैं रिया हूँ और मेरे साथ है निखिल। तो शुरुआत थोड़ी सी प्रयागराज के इंसिडेंट से भी कर लेते हैं कि वहां पर क्या हुआ, फिर जान लेते कि एयरक्राफ्ट कौन सा है और फिर जानेंगे कि ये ट्रेनिंग वाला जो पूरा है एयरक्राफ्ट का सिस्टम वो कब से शुरू हुआ और क्या है। हेलो रिया, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपका, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूँ 22 जनवरी के हादसे में जो हमारे जवान 10 जवानों की जो जान गई है, उनको, उनके यूनिट्स को और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि देके। ये उनके लिए एक मुश्किल वक्त है और एक जो रिस्की पेशा है इंडियन आर्मी का, उसकी एक और आपने वैसे जुड़ी हुई खबर देखी है कि कितनी मुश्किलों में, कितनी दुश्वारियों में ये जो आपके रखवाले हैं वो काम करते हैं। अब आपने पूछा रिया, जो प्रयागराज में इंसिडेंट हुआ, प्रयागराज में एयरफोर्स स्टेशन है और एयरफोर्स का ये कहना है कि वहाँ से एक रूटीन सॉर्टी थी। जो इस तरह का जो एयरक्राफ्ट था, वायरस उसका नाम है, तो बहुत छोटा एक माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट है। तो वो जो रूटीन सॉर्टी है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो एक ट्रेनिंग सॉर्टी रही होगी। और ऐसा कह रहे हैं कि संगम एरिया के साइड वो लोग शायद फ्लाई कर रहे थे और तब कोई तकनीकी उनको दिक्कत पेश आई और आपने ठीक शब्द का इस्तेमाल किया, फोर्स लैंडिंग थी और दोनों पायलट सेफ हैं। क्यों क्रैश और फोर्स लैंडिंग का फ़र्क? क्रैश में तो मतलब क्रैश इज़ अ क्रैश, है ना, जब आकर के जहाज़ ऊपर से नीचे गिर जाता है। बट सिंस ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, है ना, और पिपिस्ट्रल का वायरस SW-80, इसे हमारे यहाँ गरुड़ नाम दिया है एयरफोर्स ने। तो ये एब इनिशियो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जो बिल्कुल पहला कदम आसमान में रखते हैं एयरफोर्स के पायलट्स, तो वो इस एयरक्राफ्ट में बैठते हैं। तो फिर इस एयरक्राफ्ट को उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि ऑब्वियसली साथ में एक बहुत एक्सपीरियंस पायलट भी बैठते हैं, लेकिन फिर ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो अब नया रिक्रूट है वो गलती तो करेगा ही, बिल्कुल, है ना। फोर्सेस में कहते हैं कि जो काम करता है वही गलती करता है। तो जो काम करेगा वो गलती करेगा। तो और ये एक रिस्की चीज़ है ऑब्वियसली। तो इस एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन ही उस तरह से किया गया है कि अगर कोई मैकेनिकल उसमें खामी आ जाए या जो ट्रेनी पायलट है उससे कोई गलती हो जाए या
इतनी इतनी बड़ी कोई इमरजेंसी आ जाए कि जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो कि एक बहुत सीनियर ऑफिसर होते हैं एयरफोर्स के, है ना, फाइटर पायलट के एक नॉच ऊपर होते हैं इंस्ट्रक्टर्स, क्योंकि वो फाइटर फ्लाइंग जानते हैं और वो इतना जानते हैं कि वो किसी और को बता देंगे, और सामने वाला जो गलतियां कर सकता है वहां से एयरक्राफ्ट को रिकवर करना भी उनको आता है। लेकिन क्योंकि बिल्कुल ही नया होता है रिक्रूट जब पहली बार चढ़ता है, तो ये जो स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट है पिपिस्ट्रल का वायरस, ये एक बड़ा यूनिक एयरक्राफ्ट है इस मामले में कि अगर ये हर तरह का फेलियर इसको पेश आ जाए, चाहे पायलट्स इनकैपेसिटेट होते हैं, कोई मैकेनिकल खामी होती है, या पायलट इनपुट्स में ही कोई दिक्कत है, पायलट से चूक हो जाती है, इन सारी स्थितियों में, और ये पूरी तरह से मतलब वो एक डेड वेट बन जाए कि अब आसमान से पत्थर की तरह गिरेगा, तो इसकी टेल में एक बैलिस्टिक पैराशूट होता है, वो पैराशूट को खोल सकते हैं, तो बिल्कुल इम्पैक्ट तो होगा, चोट भी लगेगी, लेकिन वो पूरा एयरक्राफ्ट हौले 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 जैसे पैराशूट के साथ आप नीचे आते हो वैसे चला आता है। और इनका मतलब लक ये रहा प्रयागराज वाले इंसिडेंट में कि वो गिरा भी तालाब में गिरा। तो अब एयरक्राफ्ट का स्टेटस मैं नहीं बता सकता, ये तो एविएशन एक्सपर्ट्स बताएंगे कि क्या उसको रिकवर करके वो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये श्योर है कि पायलट्स दोनों सेफ हैं, और अगर उनको कोई छोटी मोटी इंजरी है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके उपचार उपरांत वो दोबारा अपनी ट्रेनिंग पे और अपनी ड्यूटी पर लौट भी सकते हैं। लेकिन आईएएफ ने ये ज़रूर कहा है कि ये इंसिडेंट ठीक है, अच्छे नोट पे ख़त्म हो गया, दोनों का जीवन बच गया, लेकिन बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, और वो इसके कारणों की जांच करेंगे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये तो प्रयागराज वाले इंसिडेंट की बात हुई। उसके बाद जो बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनकी क्या पाइपलाइन होती है, वो जरा आप बताइए। तो उसमें रिया, वो एक बहुत आपने बिल्कुल सही तरीके से शुरू किया था ये एपिसोड कि आप जैसे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हम लोग यूज करते हैं, तो वो बिल्कुल F1 कार की तरह है ना, और मतलब वो बिल्कुल कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो आप हम दोनों के बारे में ही आप सोच के देख सकती हैं कि क्या हम आज, अगर हमें ड्राइविंग नहीं आती है, तो क्या हम पहले दिन F1 कार में बैठ सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। हमको पहले जो नॉर्मल जो ट्रेनिंग स्कूल वाली कार्स होती हैं, जिसके अंदर जो इंस्ट्रक्टर होता है उसके पास भी 2 पेडल होते हैं, हमको वहां से बैठना चालू, फिर वो बताएगा हमको एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, और फिर धीरे 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 धीरे। तो यही चीज एयरफोर्स भी करती है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स एक वॉलंटरी एयरफोर्स है, लोग ज्वाइन करते हैं उसको, और ये जरूरी नहीं है कि एयरफोर्स ज्वाइन करने वाले सारे कैडेट्स एविएशन एंथुसियास्ट ही रहे हों, है ना। वो अपना एक इंटरेस्ट शो करते हैं, वो एग्जाम क्रैक करते हैं, एसएसबी निकालते हैं, लेकिन उनकी जानकारी कम भी हो सकती है, और उनसे एक्सपेक्टेड भी नहीं होता है कि वो कहीं से सीख के आए। तो वो पहले जब आए, वो चाहे किसी भी कोर्स से आते हैं, सबसे पहले वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, एयरफोर्स का डिसिप्लिन, एयरफोर्स का कायदा सीखते हैं कि किस एयरफोर्स किस तरह से काम करती है। और जब फ्लाइंग ब्रांच के जो कैडेट्स होते हैं, उनको फिर कुछ उनकी क्लासरूम ट्रेनिंग चलती है, जिसके अंदर वो फ्लाइंग का जो बेसिक फिजिक्स है उसको समझते हैं। वो जितनी इमरजेंसीज के बारे में उनको बताया जा सकता है क्लासरूम में, जितनी कंडीशन सिचुएशंस के बारे में बताया जा सकता है वो बताया जाता है। उनको प्रोटोकॉल्स बताए जाते हैं कि मान के चलिए एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, उसमें आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। तो पहले उनकी थ्योरी की क्लासेस होती हैं, और जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तब वो जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ज़मीन पर जाकर वो आमने सामने देखते भी रहते हैं। वो जाकर के मशीन्स को देखते हैं, एक फेमिलियराइजेशन का एक दौर चलता है, जिसमें वो उनको पता चलता है कि अच्छा एक रियल एयरक्राफ्ट ऐसे दिखता है, बैठना उसमें यहाँ होता है, कंट्रोल्स, बटन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल जो ab initio की मैं बात कर, जहाँ से बिल्कुल ट्रेनिंग शुरू होती है, हम ये वहाँ की बात कर रहे हैं, जब व्यक्ति बिल्कुल नया है। तो इस एक बार उनकी मेरे ख्याल 6 महीने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और उनकी जो थ्योरी की होती है क्लासेस वो चलती हैं, और उसके बाद में फिर वो ab initio ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। जब उनके, और ये भी मतलब उसमें है, कैडेट्स जितने आए हैं वो हर लेवल पे उनको परफॉर्म करना होता है। तो जो थ्योरी क्लियर करेगा वही आगे जाएगा, नो। तो उनके अपने क्रेडिट पॉइंट्स का उनका अपना सिस्टम है। उसके बाद में फिर ab initio फ्लाइंग के लिए जब उन्होंने ग्राउंड पे मशीन्स को देख लिया है, 1-2 बार उन्होंने सिमुलेटर में महसूस कर लिया है कि ये फ्लाइंग का एक्सपीरियंस होता कैसे, तब उन्हें एक माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट में बिठाया जाता है। जैसा वो जो प्रयागराज में जो गिरा है एयरक्राफ्ट,
फोर्स लैंडिंग जिसकी हुई है वो पिपिस्टल का जो वायरस है वो एक माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट ही है, बहुत हल्का, बाय एविएशन स्टैंडर्ड्स बहुत हल्का, बहुत उसका कम इंजन रेटिंग होती है, बट वेरी सेफ टू फ्लाई। एयरफोर्स के जितने जेट्स होते हैं, जो एडवांस जेट्स होते हैं जिनको वो लोग यूज करते हैं, जो सबसे नॉर्मल ड्यूटी एयरफोर्स में होती है कॉम्बैट एयर पेट्रोल, एक तरह से हवा में आपको गश्त लगाना, तो उसके अंदर भी वो जेट्स पल पल में मतलब वो आंख की पुतली हिलती है और वो डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो और वहां पे फिर सही डिसीजंस का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है और चूक का स्कोप भी बहुत कम होता है। जो एयरक्राफ्ट जैसे ये पिस्टल का, जैसे अगर वायरस है तो ये थोड़े से फॉरगिविंग एयरक्राफ्ट इनको हम बोलते हैं, कि इसमें मान के चलिए रिक्रूट से कोई गलती हो भी जाती है, उसने सीखा, उसने इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्शन सुना लेकिन वो नहीं कर पाया या कर पाई, तो वो एयरक्राफ्ट तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं तो दैट मिस्टेक। जो मिग 21 के साथ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इट वाज अ वेरी अनफॉरगिविंग एयरक्राफ्ट की, उसमें चूक का मतलब हादसा हो जाता था। तो ये फॉरगिविंग एयरक्राफ्ट्स होते हैं। इसमें जो आपकी बेसिक फ्लाइंग होती है, जो बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है आपकी 6 महीने तक चलती है, धुंधीगल में होती है, एयरफोर्स एकेडमी है, और आपको वहाँ पे टेक ऑफ, लैंडिंग, बेसिक नेविगेशन, सर्किट्स, ये सारी चीज़ें वो करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे। वायरस जो हम बता रहे थे आपको, जिसको SW-80 गरुड़ जिस नाम से हमने इंडक्ट किया है, स्लोवेनिया का बना हुआ एक एयरक्राफ्ट है और अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट है, और हमने 2011 में टेंडर दिया था, और आप ये लगाइए कि फाइनल अप्रूवल इसका 2015 में आया, और 194 हमारे पास में गरुड़ हैं या वायरस SW-80s हैं। इसमें से 72 IF के पास हैं, नेवी के पास 12 है। नेवी के पास इसलिए क्योंकि नेवल एविएशन इज अ थिंग, हिंदुस्तान में नेवी फाइटर्स को ऑपरेट करती है, डेक बेस फाइटर वो चलाते हैं, और वो 60 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको भी अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इन एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। एनसीसी को 110 दिए। एनसीसी में आप एक एयरविंग होता है, तो और एनसीसी का ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली यही है कि मतलब एक एक्सपेक्टेशन एनसीसी से ये होती है कि आप ऑफिसर्स सप्लाई जो C सर्टिफिकेट से घुसते हैं, है ना, तो एनसीसी के उन कैडेट्स को भी फ्लाइंग का एक एक्सपीरियंस देने के लिए उनको भी 110 एयरक्राफ्ट, उनको ऑब्वियसली मैन एयरफोर्स के ही लोग करते हैं, है ना। तो ये इस तरह से काम चलता है। तो इससे उनके लिए अलग से ट्रेनिंग स्कूल्स होते होंगे? वो एयरफोर्स ही करती है वो काम, है ना। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टिंग हुई थी कि 194 कैसे जाएंगे, तो मतलब वो जो पूल उन्होंने बनाया, तो उन्होंने कहा कि इतने एयरक्राफ्ट एनसीसी को जाएंगे, इतने नेवी को जाएंगे, इतने एयरफोर्स को जाएंगे, कि फाइनली ये दुकान किसकी है, यू नो, या दुकान का सामान किसका है, उस तरह से। बाकी है सब कुछ वो एसेट्स। अब जैसे मैंने बताया आपको कि नेवी के पास 12 है, एयरफोर्स के पास 72 है, लेकिन जो एब इनिशियो ट्रेनिंग होती है उसमें नेवी और एयरफोर्स बहुत सारा काम साथ में करते हैं, है ना, क्योंकि और पहले तो ज्यादा काम साथ में होता था, अब धीरे धीरे नेवी के भी अपने नेवल एयर स्टेशंस बन रहे हैं, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग में काफ़ी ओवरलैप होता है। दोनों अपने एक दूसरे के एसेट्स यूज़ करते हैं। इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं। मेरे ख्याल ये किरण के केस में हुआ था, दीपक के केस में हुआ था, जब पिस्टन ट्रेनर हमारे पास में था, अभी आगे हम उसकी बात करेंगे, अचानक ग्राउंडिंग हुई, तो एयरफोर्स के तो सारे ग्राउंड हुए, तो फिर नेवी ने अपने ट्रेनर्स दिए थे उनको कि आप भी इसको यूज कर लीजिए। तो बेसिक ट्रेनिंग में इसी तरह से चलता है। और बहुत छोटा 300 किलो का एयरक्राफ्ट होता है ये, और 200-225 किलोमीटर पर आवर की उस स्पीड से उड़ता है। और इसका सबसे यूनिक फीचर वो है जो मैंने बताया था कि इसके टेल में एक पैराशूट है, तो वैसे ही वो गिर जाता है, तो इट्स वेरी फॉरगिविंग। और इसके अंदर ये एक ट्रिविया आपको जानना चाहिए, 2007 में IF के 2 पायलट्स थे, विंग कमांडर राहुल मोंगा और विंग कमांडर अनिल कुमार। 80 दिन वो इस पिपिस्ट्रेल वायरस में उड़े थे, और उन्होंने पूरा सर्कम नेविगेट किया था दुनिया को। बाप रे। यस, तो और ये रिकॉर्ड था। एक माइक्रो सर्कम नेविगेशन बहुत लोगों ने किया है माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट में, तो ये है। फिर इसके बाद में जब एक बार आप इन माइक्रोलाइट्स में उड़ लेते हो, तब उसके बाद में टर्बो प्रॉप ट्रेनर्स आते हैं। टर्बो प्रॉप का मतलब है वो प्रोपेलर एयरक्राफ्ट आता है, और उसमें हम हिंदुस्तान में यूज़ कर रहे हैं पिलेटस PC-7 Mark II। और आप इसके अंदर भी यही सारी जो मैंने आपको वायरस के बारे में बताया था, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी होती है। वायरस से एक लेग आप ऊपर आ रहे हो इसमें। और इसको हमने 2012 में लिया। ये एक स्विस ट्रेनर है मेरे हिसाब से, और ये तब हुआ था जब HPT
हम हिंदुस्तान पिस्टन ट्रेनर 32 दीपक नाम से हमारे पास में पिस्टन ट्रेनर होता था। और 2009 में ये समझ में आया, अचानक ये फाइंडिंग हुई कि हमने 40 साल के लिए प्लान किया था और 2009 के आसपास इसको 21 साल ही हुए थे। लेकिन एयरफ्रेम्स की वो हालत रह नहीं गई थी उड़ने की, सर्विसेबिलिटी नहीं थी और फिर ग्राउंडिंग हुई। तब ये फैसला लिया गया कि तो दिक्कत ये आई कि आपके पास अगर प्रॉपर एयरक्राफ्ट है ही नहीं ट्रेन करने के लिए तो आपको सीधे जेट ट्रेनर्स में बिठाना पड़ रहा है, यू नो। और आप चाहते हैं कि शुरुआत में जो शुरुआती ट्रेनिंग हो पायलट्स की, वो जेट ट्रेनर्स की जगह पे अगर प्रॉपर एयरक्राफ्ट पे हो, प्रॉपर एयरक्राफ्ट थोड़ा सा कम स्पीड पे उड़ते हैं, उनको हैंडल उनको ऐसे मतलब अनपेव्ड पेमेंट्स पे उतारना उनको आसान होता है। मतलब ये इंस्ट्रक्टर के लिए आसान हो जाता है कि मान के चलिए एक इमरजेंसी है, आप एयरफील्ड जा नहीं सकते हो वापस, वहां पे प्रॉपलर को किसी ऐसे खाली मैदान में लैंड कराना इज इजियर कंपेयर टू अ जेट ट्रेनर। तो इन सारी चीजों के लिए प्रॉपलर एयरक्राफ्ट पसंद किए जाते हैं ट्रेनिंग फेज में। फिर आपकी ये पिलेटस मैंने आपको बताया हमने 2012 में लिया और 12 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 75 इन्होंने 2015 में हमको डिलीवर भी कर दी। इससे जुड़ी कोई कंट्रोवर्सी भी थी? उस ये तब का टाइम है, जैसे अब ये हम देख रहे हैं कि अभी अब 114 रफाल की बात हम कर रहे हैं, अभी देखना कुछ दिन बाद इसमें कंट्रोवर्सी कोई ना कोई निकालेगा। तो लेकिन ये जब का है, उस टाइम यूपीए रूल चल रहा था और एक चलन बन गया था टू डाउट एवरीथिंग, एवरी डिफेंस डील है। कोई डिफेंस डील है मतलब इसमें दिक्कत है। जो बाद में फिर जब मोदी सरकार ने रफाल किया, जब रफाल का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, उनके साथ भी वही हुआ कि आने ने नहीं, आप इससे पैसा ले रहे थे, या आपने यूरो फाइटर ने जब दूसरा ऑफर दिया आपने क्यों नहीं लिया, इस तरह की चीजें थी। बट मैं आपको ये बता सकता हूं कि पिलेटस पूरी दुनिया में यूज होता है फॉर बेसिक ट्रेनिंग। तो हमने जो प्रोडक्ट लिया था वो सबसे बढ़िया ही लिया, पूरी दुनिया इसको यूज करती है। और इसके अंदर भी ये है कि आपके पास में इसमें आपकी क्या नाम बेसिक ट्रेनिंग होती है। हम पिलेटस के भी सक्सेसर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसमें अभी हमको मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। एक HTT-40 का प्रोजेक्ट है, ये प्रोग्राम भी बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन इसकी गति रिया तेजस की तरह हो गई है ना, स्पेसिफिकली तेजस मार्क 1A की तरह हो गई। इसमें हनीवेल का इंजन लगना है और इसके इंजन की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम बता रहा है HAL। मार्च 2026, हम जनवरी में बात कर रहे हैं, मार्च 2026 में तक 12 पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक के ऐसा लग रहा है कि तब तक के 3 ही पहुंच पाएंगे। अभी एयरफोर्स के पास प्रोटोटाइप्स छोड़ करके 2 ही हैं, तो लेट हो रहा है। मतलब हमने 70 इनका HTT-40 का क्या नाम ऑर्डर दिया हुआ है, 6,800 करोड़ इसमें लगे हुए हैं। बैंगलोर और नासिक में जो तेजस की जो दूसरी लाइन बनी है वहां पे इसका निर्माण होता है। और अभी वो तेजस वाली कहानी में फंसा हुआ है कि आपको सब कुछ ठीक हो चुका है, फाइनल बातें सारी लॉक हो चुकी हैं, अब आपके कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, बजट अप्रूव हो चुका है, लेकिन जैसे तेजस में हम टाइम लगाते जा रहे हैं, वैसे HAL HTT-40 में भी टाइम लगाता जा रहा है। तो ये बेसिक ट्रेनिंग ab initio यहाँ से है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट में कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स का यूसेज होता है? इंटरमीडिएट फ्लाइंग में हमको ये समझना है कि एक सबसे पहले तो जेट ट्रांजिशनिंग होती है ना। आप एक प्रॉपेलर एयरक्राफ्ट की जगह, जिसमें सामने पंखा लगा होता है, उसकी जगह आप जेट एयरक्राफ्ट उड़ाना चालू करते हैं। एडवांस हैंडलिंग आप देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग होती है, मतलब जो ऑनबोर्ड इक्विपमेंट है, बहुत सारी विजुअल फ्लाइंग, बेसिक में बहुत सारी विजुअल फ्लाइंग, विजुअल क्यूज को देख करके आप चलते हो। इसमें इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग आती है कि ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स को आप किस तरह से इनपुट्स दे करके आप फ्लाइट में आगे लेके जा सकते हो। फॉर्मेशन फ्लाइंग शुरू करवाई जाती है ना, बहुत आगे एक्रोबैटिक्स तक के नहीं जाते हैं कि 1-2 एयरक्राफ्ट साथ में कैसे उड़ सकते हैं, ये सब बताया जाता है। नाइट फ्लाइंग का उनको एक आइडिया दिया जाता है और वेपन फेमिलियराइजेशन होता है ना। अब यहाँ पे वेपन्स यूज करना नहीं सीखने वाले हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कैसे जब वेपन्स लगते हैं एयरक्राफ्ट में तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, वेपन्स रिलीज करने के बाद कैसे बिहेवियर, क्योंकि आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा, उसका वेट चेंज हो जाएगा, आप उस स्पीड पे उड़ते जा रहे हैं। तो ये मतलब एक लेवल अप हो रहा है, आप एक जेट एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं अब, और बिल्कुल एक इंस्ट्रक्टर के साथ में ही। और इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं HJT-16 किरण, इसका मार्क 1 मार्क 2 हमने दोनों यूज किया है। और जब मैं बता रहा था कि ना दीपक की ग्राउंडिंग हुई थी बीच में, तब हमारे पास में वायरस नहीं था, तब हमारे पास में पिलेटस नहीं था,
और 2009 के करीब जब दीपक की ग्राउंडिंग हुई, एक समय ये आ गया था हमारे पास में कि हमारे पास कोई प्रॉपर एयरक्राफ्ट ही नहीं था बेसिक ट्रेनिंग के लिए। तो एक समय वो रहा कि जब हमको सीधे, मतलब हमारे जो पायलट्स होते थे वो थियरी के बाद में सीधे दे यूज्ड टू गो टू इंटरमीडिएट फ्लाइंग, मतलब ऑल जेट ट्रेनिंग टाइप वाला सिस्टम भी। सीधे जेट एयरक्राफ्ट पे ही आ जाते थे। हाँ। तो उसमें क्या है, सिखाने को उसमें भी सिखाया जा सकता है, लेकिन फिर उसमें इंस्ट्रक्टर के लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। और एक जो ट्रेनी होता है उसके लिए बेचारे का गलती का स्कोप कम हो जाता है। हाँ। तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। इसलिए मुझे लगता है कि जब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आ गई थी तो उन्होंने इस चीज ने पिलेटस के ऑर्डर्स को भी एक्सेलरेट किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि अभी ये STT-40 को टाइम है, समझ में नहीं आ रहा था कि कितना समय लगेगा, कब तक देंगे। तो उन्होंने पिलेटस को स्विट्जरलैंड से ऑर्डर किया और वो पिपिस्ट्रेल का वायरस भी लेके आए स्लोवेनिया से। अब आते हैं किरण के ऊपर। किरण एक लेट 60s विंटेज एयरक्राफ्ट है। इट्स वेरी डिपेंडेबल और इसने बहुत अच्छा साथ दिया है एयरफोर्स का, नेवी का। यही वो एयरक्राफ्ट था जब दीपक की ग्राउंडिंग हो गई थी तो इन्होंने आपके किरण नेवी ने दिए थे उड़ाने के लिए। आप सूर्य किरण जो इंडियन एयरफोर्स की एक्रोबैटिक टीम है, जो रेड और वाइट स्ट्रिप्स वाले एयरक्राफ्ट हैं, आप अगर किसी एयर शो में जाओगे तो सूर्य किरण की टीम आती है। तो वो एक जमाने में किरण उड़ाते थे। जैसे मैंने आपको बताया लेट 60s विंटेज का एयरक्राफ्ट है, हम रिप्लेस करना चाहते हैं, एक बेहतर एडवांस्ड एयरक्राफ्ट चाहते हैं और इसके रिप्लेसमेंट है HJT-36। तो ये भी हम 1990 मतलब लेट 90s से हम HJT-36 के ऊपर काम कर रहे हैं और अभी भी HJT-36 पूरी तरह से एयरफोर्स के पास बन के पहुंचा नहीं है। पहले इन्होंने सोचा कि उसके अंदर स्नेकमा का इंजन लगाएंगे यूरोपियन, फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसको रशियन इंजन के साथ बनाएंगे। अभी कुछ दिन पहले लास्ट ईयर आई गेस इस रशियन इंजन के लाइसेंस प्रोडक्शन का हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और तभी ये यशस के कॉन्ट्रैक्टिंग की बात भी आगे बढ़ी। पहले इसका नाम HJT-36 का नाम था सितारा जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ लेट 90s में। 2025 में हमने क्या किया, अच्छा कोई काम आगे नहीं बढ़ा, नाम बदल देते हैं तो इसका नाम यशस कर दिया, है ना। ज्यादा बेहतर होता, अरे यार आप बना करके सुपुर्द करो जिस नाम आप, लेकिन ठीक है उस तरह से भी काम होता है। अभी भी जो हमारे पास में किरण एयरक्राफ्ट है, इंटरमीडिएट जो जेट ट्रेनर है हमारा, डिपेंडेबल है, लेकिन क्योंकि उसकी लाइफ होती है, मतलब एयरफ्रेम की एक लाइफ होती है, हमको जल्दी उसका रिप्लेसमेंट चाहिए। और हमारा जो यशस है बदले हुए नाम के साथ में, उसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ सही चलता है अब जनवरी 2026 में, तावी 2028 से आएगा। अच्छा 2028 जो फुल स्केल प्रोडक्शन होगा। तो कुछ उन्होंने प्रोटोटाइप्स को लीज किया हुआ है IAF ने, लेकिन ये स्थिति है। अच्छा, तो किरण को लेकर मैं जब पढ़ भी रही थी IAF हिस्ट्री में, बहुत सालों से सर्व करता आया, लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट रहा है ट्रेनिंग, मैंने कहा ना डिपेंडेबल एयरक्राफ्ट है, तो उसको रिप्लेस करने का कोई समझ ही नहीं आता कि उसका रिप्लेसमेंट कब आएगा, क्योंकि वो इतना अच्छा एयरक्राफ्ट रहा है पूरे कोर्स में। देख एयरफोर्स, खैर फॉर दैट मैटर, मतलब ऑल 3 सर्विसेज, वहां पे एक लॉजिक चलता है, व्हाई फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। तो एक जो फॉरवर्ड थिंकिंग के हिसाब से अगर आप देखो तो एयरफोर्स को ने तीनों सर्विसेज को, हमारे मुल्क को भी 30-40 साल के आगे का भी सोचना चाहिए, है ना। क्योंकि जो अब एयरक्राफ्ट्स को डिजाइन, या तो आप अपने दिमाग से सब आत्मनिर्भरता वगैरह हटाओ, आप इसकी हम खरीदेंगे यार, है ना। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो एयरक्राफ्ट बनाते नहीं, यूज करते हैं, उनको पता हमको फोकस कहीं और लगाना। अगर आप ये सिरदर्द उठाना चाहते हो कि हम HAL में बनाएंगे या हम प्राइवेट कहीं भी, अगर आपको लगता है कि आप मिलिट्री एविएशन में आप खुद प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करोगे, तब आपको थोड़ा आगे के बारे में सोचना चाहिए। क्यों, अब जो बच्चा रोता नहीं तो उसको माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो ये सेम किरण के साथ हुआ, क्योंकि वो बढ़िया चल रहा था प्रोग्राम। ऐसा सितारा पे हमने चालू कर दिया था काम, है ना। किरण कम्स 1969 में, या 68 या 69 में, तो उसके 30 साल बाद हम उसके रिप्लेसमेंट का प्रोग्राम चालू किया हमने। अगर वो सही समय से होता तो अभी तक के हम किरण को रिटायर कर चुके होते, यशस को यूज कर रहे होते, जो कि किरण से कई मायने में जिसको बेहतर होना था, है ना, अपग्रेडेड होना था, लेकिन वो हो नहीं पाया। यशस वाली या जो सितारा है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो प्रोटोटाइप्स थे और जो एयरफोर्स जिस तरह की ट्रेनर्स चाहती थी, उनको वो सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में उनको बहुत सारी चीजें, जो टेल स्पिन, मतलब
अगर एयरक्राफ्ट ऐसे घूमते हुए नीचे गिर रहा है ना, हम रुकी ट्रेन उसकी बात कर रहे हैं, गलती हो गई या कोई मैकेनिकल फेलियर है, तो उस स्पिन से एयरक्राफ्ट बाहर निकल सकता है या नहीं। और बहुत सारी चीजें होती है जो एयरफोर्स चाहती है अपने ट्रेनर में, कि उसको सेफ भी होना है फ्लाई करने के लिए, और सिचुएशन से बाहर आने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, ये सारी तो चीजें। ये सारी चीजें, अब जैसे वायरस में उन्होंने सिचुएशन से बाहर आने का उन्होंने क्या एक तरीका पैराशूट निकाला है निकाले। कि एयरक्राफ्ट का वेट ही बहुत कम है, तो वो उतना इम्पैक्ट वो देने ही नहीं वाला। फिर उन्होंने उसके अंदर एक बड़ा सा पैराशूट भी लगा दिया कि भाई गिरेगा तो धीरे धीरे गिरेगा। ये इनके साथ नहीं, ये इसमें आप किरण में नहीं कर सकते, या जैसे जैसे वेट बढ़ता है आप नहीं कर सकते। वो माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, बहुत छोटा एयरक्राफ्ट है ना, वहां हो सकता था, यहाँ नहीं हो सकता है। तो एयरफोर्स इसीलिए इसको एक बहुत सेफ एयरक्राफ्ट चाहती है, जिसके अंदर कोई भी चूक का स्कोप नहीं हो। तो वो जो हमारा यशस है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो टाइम लग रहा है। मेरा सवाल ये है कि पिस्टन से टर्बो प्रोपेलर इंजन में स्विच करना क्या पायलट की ट्रेनिंग को अफेक्ट करता है किसी तरह से? देखिए, एक उनका गेम अप हो रहा है। जैसे आपके ये जो गरुड़ है वायरस, वो एक पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट है, और फिर वही एब इनिशियो वहां से चालू होता है। कुछ टाइम आप वहां पे स्पेंड करने के बाद में यू ग्रेजुएट टू पिलाटस, जो कि एक टर्बो प्रोप एयरक्राफ्ट है। फर्क दोनों में पावर का है, वेट का है, साइज का है ना। तो आप उसको वैसे समझ सकते हैं कि दोनों ही एयरक्राफ्ट दे आर बोथ वेरी सेफ टू फ्लाई। बहुत ज्यादा स्पीड दोनों में नहीं होती है, लेकिन एक KG1 है, एक KG2 है, ऐसे बोल सकते हैं। कितना जो परसेंटेज है पायलट ट्रेनिंग का वो सिमुलेटर्स पे होता है वर्सेस एक्चुअल एयरक्राफ्ट पे? क्योंकि सिमुलेटर्स का यूज अब बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल बढ़ गया है। सिमुलेटर्स वहां काम करते हैं रिया, जैसे इसके आगे जब हम जाएंगे, जैसे ये जो सेकंड स्टेज आपका जो इंटरमीडिएट आपकी जो ट्रेनिंग हो गई है ना, बेसिक फ्लाइंग के बाद में इंटरमीडिएट फ्लाइंग ट्रेनिंग हो गई है, उसके बाद सिमुलेटर्स का काम धीरे धीरे बढ़ता ही है। क्योंकि होता है कि इंटरमीडिएट जब फ्लाइंग आपकी हो चुकी होती है पूरी, और आप अपने क्रेडिट पॉइंट्स के साथ में यू ग्रेजुएट, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने घुस रहे हैं कोर्स में सब नहीं बनते हैं, कुछ पास आपको हाँ उनको पास भी करना होता है। उसके बाद में कमीशनिंग हो जाती है। अच्छा, हाँ, उसके बाद में कमीशन हो जाते हो आप, और फिर कमीशनिंग के बाद फ्लाइंग होती है। ठीक है। कमीशनिंग हो जाएगी तो आप एक फ्लाइंग ऑफिसर बन जाओगे एयरफोर्स में, अगर आप फाइटर स्ट्रीम में। जो इंटरमीडिएट ट्रेनिंग है उसके बाद में स्ट्रीम्स हैं फिर। कुछ लोग ट्रांसपोर्ट के लिए जाएंगे, कुछ लोग हेलीकॉप्टर फ्लाइंग में जाएंगे, कुछ लोग फाइटर में जाएंगे। तो वो ये तीनों अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, तो उसको ट्राइफर्केशन बोलते हैं कि कौन कहाँ जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट वाले फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पे जाएंगे, धीरे धीरे ग्रेजुएट करेंगे। हेलीकॉप्टर्स वाले हेलीकॉप्टर्स पे जाएंगे, मतलब उनको भी आगे जाकर के हॉक्स उड़ाने हैं, लेकिन फिर उनका फोकस एरिया चेंज होता है। फाइटर ट्रेनिंग एक सिंगुलर फोकस के साथ में चलती है। आगे अब जैसे कमीशनिंग हो गई, आप ये फ्लाइंग ऑफिसर बन जाते हैं एयरफोर्स में। उसके बाद में फिर आपकी एडवांस ट्रेनिंग शुरू होती है, और एडवांस ट्रेनिंग जो होती है आपकी, एडवांस ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं हॉक्स, ब्लैक हॉक्स, जो आपका स्टेज 3 है। और इसमें आप पहले एडवांस ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद ऑप्स फ्लाइंग भी होती है। ये भी 24 हफ्ते की होती है, 6 मतलब 6 महीने की ये भी होती है। और बीदर में होती है, कलाईकुंडा में होती है, बाकी बेसिस पे भी होती है। और इसके लिए हिंदुस्तान में यूज होते हैं BAE हॉक मार्क 132 एडवांस जेट ट्रेनर। ये 2004 में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, 2008 में इंडक्ट हुए हैं, और पहले एयरफोर्स में 24 आए, फिर उसके BAE सिस्टम से हम फ्लाईवे लेके आ गए। फिर उसके बाद 42 हमने HAL में मिलके बनाए, और ये इनका एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा, तो हमने फिर 57 को और ऑर्डर दिया 2008 में। तो इसमें से 40 एयरफोर्स को गए और 17 इंडियन नेवी को गए। आप रिया याद कीजिए, जब हमने MiG-21 पे बात की थी, तब हमने बात की थी, एक बीच में एक वक्त आ गया था कि हमारे पास जेट ट्रेनर्स ही नहीं थे। हाँ। तो दिक्कत क्या होती थी कि किरण एयरक्राफ्ट में हम उड़ रहे हैं, जो कि एक जेट ट्रेनर ही है, जेट इंजन है बट ट्रेनर एयरक्राफ्ट। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप मारुति में हो, और उसके बाद में जो अगला जो स्टेप है वो सीधा MiG-21 हुआ करता था, जो एक सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है ना, और वो चेस करने के लिए बना था अमेरिकन बॉम्बर्स को। तो और एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट था। तो आप सोचिए कि वो एक असली मतलब तुलना थी कि भाई वैगनार से सीधा जब आप उसमें बुगाटी में चले जाओगे ना, तो आपके पास में फिर स्कोप नहीं है। तो हो रहा था कि हम बिल्कुल एक बेसिक जेट ट्रेनर से हमारे पायलट सीधे MiG-21 में बैठते थे,
और मैंने अभी कहा कि जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होता है वो बाय डिजाइन फॉरगिविंग होता है ना, वो आपके पायलट इनपुट्स पे सीधे मिसबिहेव नहीं करने वाला है। फिर आपके साथ में एक इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं जो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, जो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं या कर रही हैं और आप क्या सही कर रहे हो क्या गलती कर रहे हो, तो वो रिकवर करते हैं आपको सिचुएशन से। मिग-21 इज वेरी 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 फास्ट एयरक्राफ्ट। उसका टेक ऑफ स्पीड, उसका लैंडिंग स्पीड बहुत ज्यादा होता है क्योंकि विंग्स का साइज छोटा है ना। हाँ। तो उसको बहुत तेज उड़ना पड़ता है हवा में बने रहने के लिए, और लो फ्लाइंग के लिए वो बना नहीं है क्योंकि सोवियट्स ने तो उसको एज ऑफ स्पेस वहां उड़ने के लिए डिजाइन किया था। उनको लगा कि यूएस बॉम्बर्स बहुत ऊंचे से आएंगे। तो ये जब जमाना था जब हमारे पास में 2004 से 8 के आसपास, जब हमारे पास एडवांस जेट ट्रेनर्स हमारे पास में नहीं थे और हमने मिग-21 को एडवांस ट्रेनिंग के लिए जब इस्तेमाल किया, तब सबसे ज्यादा कैजुअलिटी, ये जो फ्लाइंग कॉफिन मिग-21 पे तौमत लगी, वो ट्रेनर्स के नहीं होने की वजह से लगी। अच्छा, जड़ इसकी यही थी, ट्रेनर्स। क्योंकि आपका ये किरण प्रोजेक्ट कहीं, आपका ये जो यशस है ये कहीं नहीं गया, जिसको सितारा उस टाइम पे बोलते थे। तो और आपके पास में एक एडवांस ट्रेनर नहीं था उस टाइम पे, इस वजह से आप डायरेक्टली मतलब फ्रंटलाइन फाइटर्स पे उड़ रहे थे और उसमें फिर आपको प्रॉब्लम आई। जब यहाँ पे आप आ जाते हो एडवांस जेट ट्रेनर में, तो ये भी डुअल सीट होते हैं, लेकिन फिर अब आपका गेम आप यहाँ से कॉम्बैट ट्रेनिंग आपकी हल्की हल्की चालू होती है। आप एयर टू एयर टैक्टिक्स पे जैसे पहले आपको आप अभी तक की जो आपकी ट्रेनिंग थी उसके अंदर जमीन से ऊपर आसमान में बने रहना, फॉर्मेशन में उड़ना, इन सारी चीजों पे आपका फोकस था। अब आप माफ कीजिए, इससे बाहर आ गए। अब आप एरियल कॉम्बैट के बारे में सोच रहे हो कि अप्रोचिंग मिसाइल्स को कैसे एंगेज करेंगे, अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट को कैसे एंगेज करेंगे, वेपन्स डिलीवरी का सिमुलेटेड है ना, असली वेपन्स नहीं चलाए जाते हैं हॉक से, लेकिन वेपन्स डिलीवरी के बारे में ये लोग सीखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बेसिक से सीखते हैं, और बहुत इनकी सिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग भी, एडवांस जब ट्रेनिंग होती है तब ये बहुत सिमुलेटर फ्लाइंग भी करते हैं। तो और जो हॉक है हमने बीएई से लिया हुआ है। हॉक्स मतलब अगर जो कुछ देश ऐसे भी हैं जो हॉक्स को इरादा रखते हैं कि भाई कभी अगर बुरा वक्त आ जाए तो हॉक से यू कैन एक्चुअली फायर मिसाइल्स एंड ड्रॉप बॉम्ब्स। तो उसको एक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रंटलाइन फाइटर्स से कम है लेकिन उनके कैरेक्टर्स के काफी करीब है। ये आपका होता है जब आप एडवांस जेट ट्रेनिंग आपकी आप पूरी कर लेते हो और वहां के क्रेडिट्स ले लेते हो, तब आप जाते हो स्क्वाड्रन में। ओके, मतलब आप, मेरा ये समझना है कि क्या ब्लैक हॉक पूरी तरह तैयार कर देता आपको रफाल में ट्रांजिशन करने के लिए? जो हॉक है बीएई का है, हाँ। बीएई कंपनी का नाम है, हॉक 132 है ना एडवांस जेट ट्रेनर। इसके बाद फिर आप स्क्वाड्रन में जाओगे। अच्छा ठीक है, तो स्क्वाड्रन। जब स्क्वाड्रन भी जा रहे हो तो स्क्वाड्रन में भाई आपसे 10 साल सीनियर पायलट्स भी होंगे वहां हाँ, पे। वो भी है। आप इतनी ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, मतलब आप ट्रेनिंग करते करते एक पायलट को कभी 3 या और मतलब बिल्कुल एडवांस फाइटर्स में जाएंगे तो 5 साल भी लगते हैं। तो कहने को तो ये फ्लाइंग ऑफिसर आपके 5 साल की ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं, बट जब स्क्वाड्रन में पहुंच रहे हैं तो वो मतलब उनका डे 1 है। तो जब वो आप वहां पर अभी, यस, तो फिर वो वहां जाते हैं और फिर उस स्क्वाड्रन का जो एयरक्राफ्ट टाइप है, उन वहां स्क्वाड्रन के पास में भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं। से रफाल है तो अगर रफाल का सीधे तो कोई रफाल नहीं जाएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, क्योंकि रफाल बिल्कुल आपका कटिंग एज है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप रफाल के ही स्क्वाड्रन में कमीशन हो गए, स्क्वाड्रन आपको मिला, तो पहले आप अपने सीनियर पायलट्स के साथ में आप ट्रेनर्स में उड़ोगे, जिसमें आप टाइप ट्रेनिंग आपकी होती है, आप उस टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट से आप फेमिलियर होते हो। स्क्वाड्रन में जब आप इंस्ट्रक्टर के साथ में उड़ते हैं तो आपके ही स्क्वाड्रन से मतलब आपको कोई ट्रेन करता है, तो आप उस एयरक्राफ्ट का कुछ आइडिया तो आप ऑब्वियसली लेके आए हो, लेकिन फिर जब आप खुद उस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हो तो और एयरफोर्स के जितने आप न्यूज़ में सुनते हैं कि फलाना एयरक्राफ्ट यहाँ पहुंचा या वहाँ पहुंचा, या आप आसमान में बहुत सारी, अगर आप किसी ऐसे एयरपोर्ट पे जाएं जहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन भी हो, जैसे पुणे में लोहेगांव है, तो आपको ऐसा आप नॉर्मल कोई लड़ाई नहीं चल रही है किसी से पाकिस्तान से हमारी, लेकिन अगर आप पुणे लैंड करने वाले हो तो हो सकता है आपका एयरक्राफ्ट ऊपर चक्कर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे वो Su-30s की लैंडिंग हो रही है या आपका एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है। ये बहुत सारी ट्रेनिंग सॉर्टीज होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि पायलट्स अलग अलग सर्टिफिकेट्स ले रहे होते हैं, है ना, क्योंकि उनको अलग अलग मनूवर्स वो लोग देखते हैं।
वैली फ्लाइंग का सर्टिफिकेशन अलग है, फिर उसका नाइट फ्लाइंग, ये अलग अलग जितना मतलब जो फ्लाइंग एनवेलोप है इंडियन एयरफोर्स का, जितने तरीके से वो फ्लाइंग करते हैं, वो उस पर्टिकुलर स्क्वाड्रन में उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पर वो सक्सेसिवली वो सर्टिफिकेट्स हासिल करते जाते हैं। तो जब वो मतलब सर्विस में बहुत आगे जाने के बाद में भी वो लोग सीख ही रहे होते हैं। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि तीनों ये ट्रेनिंग पार करके आप सीधे सीधे जंग में नहीं उतरते हैं आप, यू स्टार्ट विद बेसिक्स, क्योंकि मैंने कहा ना, आप 3 से 5 साल आप ट्रेन करके आए हो, बट स्क्वाड्रन में आपका डे 1 है आज। वहां आपसे भी 20-20 साल। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये सारी, और इसमें भी शॉर्टेज है, मतलब मैं देख रही हूँ ट्रेनर एयरक्राफ्ट में भी शॉर्टेज है ही है। देखिए ट्रेनर्स में जैसे एक भ्रांति बन गई कि भाई 10 साल इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। आप अभी जो देख रहे हैं पेपिस्टल का जो वायरस है या आपका पिलेटस है, ये दोनों उसी टाइम पे आए हुए एयरक्राफ्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने एक बहुत ही मुश्किल समय था। हमको बाहर से एयरक्राफ्ट इसलिए खरीदने पड़ रहे हैं, अगेन वही तेजस वाली कहानी है कि हमारे जो इंडिजिनस जो प्रोजेक्ट्स थे वो समय पे एचएएल डिलीवर नहीं कर पाया। उसको अलग अलग दिक्कत है, किसी के सेफ्टी सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, किसी का इंजन अब हनीवेल का है, यूएस दे नहीं रहा था हमें, जैसे उन्होंने तेजस में और ये जो दूसरा हनीवेल का इंजन हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें ट्रेनर में, दोनों में उन्होंने तंग किया यूक्रेन वॉर में हमको प्रेशर करने के लिए कि आप रूस के खिलाफ जाओ। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ एयरफोर्स ने बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया है और एचएएल ने बहुत ज्यादा इंतजार करवा दिया है। तो ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स की पूरी कहानी जो है हमने फौजी के एपिसोड में इसके सभी पहलुओं पर चर्चा कर ली है। आपका इस एपिसोड के ऊपर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम रिया एंड फ्रॉम